हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है यूरोपियन यूनियन और आज हम देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन ये किस तरह से बना, इसके मेंबर्स कैसे थे, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका आगे डेवलपमेंट किस तरह से होते गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो 1951 में एक कम्युनिटी बनी थी, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ठीक है, इससे इसकी एक तरह से शुरुआत हुई यूरोपियन यूनियन बनने की। ठीक है, शुरुआत में ये जो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनी, इसके 6 फाउंडिंग मेंबर्स थे और वो मेंबर्स थे बेल्जियम, नेदरलैंड, लुक्समबर्ग एंड वेस्ट जर्मनी, फ्रांस एंड इटली। और इनका जो ऑब्जेक्टिव था कि फ्यूचर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्यूचर में फिर और कोई दूसरा वर्ल्ड वॉर ना हो और साथ में इन सेंट्रलाइज अथॉरिटी के थ्रू ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को रेगुलेट किया जा सके, ये भी इनका ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, बट एक्चुअल में ये जो प्लान था यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी का, इसका ये जो प्लान था ये डेवलप किया गया था फ्रेंच सिविल सर्वेंट जीन मोनेट का ये प्लान था। बट इसे पब्लिसाइज किया फ्रेंच के फॉरेन मिनिस्टर रॉबर्ट स्क्यूमैन ने इसको पब्लिसाइज किया। ठीक है, तो फिर 9 मई 1950 को जो है ये स्क्यूमैन ने एक प्रपोज़ल प्रेजेंट किया था ऑर्गेनाइज यूरोप करने का। और इसके पीछे का उन्होंने रीज़न दिया था कि जो ऑर्गेनाइज यूरोप बनना बहुत ज़रूरी है ताकि हम पीसफुल रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकें। ठीक है, और ये जो स्क्यूमैन ने ये जो प्रपोज़ल प्रेजेंट किया था, इस प्रपोज़ल को स्क्यूमैन डिक्लेरेशन भी बोला जाता है और इसको एज अ यूरोपियन यूनियन की शुरुआत कहा जाता है। इसलिए 9 मई के दिन एज अ यूरोपियन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, इसके बाद जो 6 मेंबर ने यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी के अलावा भी नाटो के एनकरेजमेंट से और भी कम्युनिटी बनाई। इसमें थी यूरोपियन डिफेंस कम्युनिटी एंड यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी। बट ये कम्युनिटी उतने सक्सेसफुल नहीं रही। इन्होंने फिर से मेहनत की और उनके इंटीग्रेशन से फिर से उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई, उसका नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। और इस यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का जो ऑब्जेक्टिव था, जिसे शॉर्ट में EEC कहते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव था कस्टम यूनियन बनाना। कस्टम यूनियन बनाना मतलब एक तरह से फ्री ट्रेड एरिया जिसमें ये टैरिफ नहीं लगेगा इंपोर्ट पे। ठीक है, और इसके साथ इसके जो 4 फ्रीडम थे, ये जो आइडिया था कस्टम यूनियन बनाने का, इसके पीछे फोर फ्रीडम पे बेस ये था। और वो 4 फ्रीडम थे: फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ सर्विसेज, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल। इस तरह के 4 फ्रीडम पे ये बेस्ड था। सो जो EEC था, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये बाकी कम्युनिटी के कंपैरिजन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा और फिर आगे जाके इसको बस यूरोपियन कम्युनिटी का ही कहा गया। इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के बजाय सिर्फ यूरोपियन कम्युनिटी उसका आगे नाम रखा गया। और ये सब हुआ रोम की जो ट्रीटी हुई थी 1957 में, जो इफ़ेक्ट में आई 1958 में। और ये जो ट्रांसफॉर्म हुआ यूरोपियन कम्युनिटी से यूरोपियन यूनियन में जो ट्रांसफॉर्म हुआ, जो चेंजेस है, उसके पीछे के 2 पैरेलल प्रोसेस है। सबसे पहली प्रोसेस क्या है कि इन्होंने स्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन लाया, इंस्टीट्यूशनल चेंज लाए, जिससे कि इस यूनियन को काफ़ी मजबूती मिली और इसको एक कॉम्पिटिटिव मिला। कॉम्पिटिटिव हुई वो सुपर नेशनल लेवल पे एक मल्टी नेशनल पॉलिटिकल यूनियन के तौर पे ये बहुत कॉम्पिटिटिव रही। और इसलिए इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन और डिपनिंग ऑफ यूनियन भी बोला जाता है। प्रोसेस ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन और द डिपनिंग ऑफ
यूनियन भी बोला जाता है। और सेकंड प्रोसेस क्या हुई, जो साइमल्टेनियसली जो दो प्रोसेस हुई उसमें सेकंड प्रोसेस ये हुई कि एनलार्जमेंट हुआ कम्युनिटी का। जो कम्युनिटी सिर्फ 6 मेंबर्स से बनी थी, अभी उसमें 25 मेंबर्स हो गए, और इसको बोला जाता है वाइडनिंग ऑफ द यूनियन। फिर 1992 में क्या हुआ, 1992 में एक ट्रीटी साइन की गई, उसको बोला जाता है maastricht ट्रीटी। और इस ट्रीटी को क्या किया, जो रोम की जो ट्रीटी हुई थी उसको मॉडिफाई किया गया और यूरोपियन यूनियन को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। और इस ट्रीटी में जो maastricht ट्रीटी थी, इस ट्रीटी में 3 पिलर थे। और सबसे पहला पिलर था कि इसको यूरोपियन यूनियन बनाया गया, और दूसरे जो पिलर थे वो थे कोऑपरेशन पे। पहला था कोऑपरेशन ऑन कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, और दूसरा था कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर, ठीक है। एट द सेम टाइम इसके और ऑब्जेक्टिव रखे गए इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन के। और ये जो maastricht ट्रीटी थी, जो ट्रीटी साइन की गई थी 1992 में, ये इफ़ेक्ट में आई 1993 में, ठीक है। और फिर 1994 में क्या हुआ, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया बनाया गया। इसमें हुआ ये कि जो सिंगल मार्केट था उसमें जो नॉन यूरोपियन यूनियन मेंबर्स को भी पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया गया। एंड फिर 1997 में एक ट्रीटी आई, फिर से एम्स्टर्डम ट्रीटी। इस ट्रीटी में जो maastricht ट्रीटी थी उसको और अपडेट किया गया, और यूरोपियन यूनियन को और भी डेमोक्रेटिक बनाया गया। एंड इन 1999 में क्या हुआ, जो 11 कंट्री थी, ऑस्ट्रेलिया, बेनेलक्स कंट्रीज, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, पोर्तुगल, स्पेन, इन्होंने क्या किया, जो अपनी एग्जिस्टिंग करेंसी थी उस करेंसी को छोड़ के इन्होंने यूरो ज्वाइन किया। इसके 2 साल बाद ग्रीस ने भी उनको ज्वाइन किया, और फिर हो गया था टोटल 10 कंट्रीज़ बन गया था जिन्होंने यूरो को ज्वाइन किया था। और फिर जो 2002 में क्या हुआ कि यूरो के नोट एंड कॉइन जो है वो सर्कुलेशन में आए। और ये जो यूरोपियन यूनियन है, ये इस यूरोपियन यूनियन जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कस्टम यूनियन का एंड मॉनेटरी एंड इकोनॉमिक यूनियन का। आई होप कि ये यूरोपियन यूनियन के पीछे के फैक्ट सबको समझ में आए होंगे। थैंक यू।